जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ स्टडी फील्ड यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ चुका हूं अभी लाइव। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार वो कमेंट में जय हिंद टाइप करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास में जुड़ सकें और वो भी मेरी क्लास से लाभ ले सकें। तो जैसा कि आज की क्लास में हम करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस जो एयर फोर्स और नेवी के एग्ज़ाम को देखकर उसी के पैटर्न बेस यानी उस एयर फोर्स और नेवी का जो एग्ज़ाम बनता है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप पेपर देने जाओगे तब। और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार वो पेन कॉपी लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएं। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो पेन कॉपी ज़रूर लेकर बैठें, ताकि पेन कॉपी लेकर बैठोगे तो आप जब सॉल्व करोगे और फिर जब मैं सॉल्व करवाऊँगा तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। और आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 सेकंड, उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा उसको। ओके, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हमसे यूनिट पूछा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसका मात्रक निकाल लोगे। ओके, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, आपका टाइम होता है ख़त्म। तो फॉर्मूला होता है F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमसे पूछा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट, यानी हमसे जी का मात्रक पूछा। जी बराबर निकालेंगे तो आएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन, अगर दोनों को सेम मान लें तो हम कर दे रहे एम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हुई आपको? फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन इंटू आर रेडियस का हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन एम मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी। यदि हम केजी को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा केजी इनवर्स, केजी की पावर -2। मात्रक मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी की पावर -2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व कीजिए। आपको हम देते हैं 15 सेकंड। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है इसीलिए 20 सेकंड तक हम इंतज़ार करेंगे आपको आंसर का। फटाफट सॉल्व किए। टॉ बराबर फार्मूला लगेगा, टॉ बराबर आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर कमेंट करिए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है टॉ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होता है फॉर्मूला। यदि हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होगा किस प्रकार से निकाला जाता है। इधर लिखेंगे आई जे के, इसमें होता है कैप। आई का गुणांक 7 3, ये वाला लिख रहे गुणांक 1। एफ का गुणांक -3 1 5। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड होता है, पहले लिखेंगे आई, अब ये लाइन और ये लाइन ऐड होगी, इसका इससे मल्टीप्लाइड, इसका इससे मल्टीप्लाइड, यानी 5×3 15, बीच में -1, फिर आता माइनस का जे, इस प्रकार से। अब जे वाली ऐड होगी और ऊपर ये वाली ऐड होगी। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 5 7 35, ये माइनस का 3 या माइनस प्लस का
3 हो गया। तो अब आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप देखना आंसर मिल जाएगा। 15 से 1 गया, 14 आई हुआ, 14 आई माइनस का 35 3 38, 38 जे। आंसर देखो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन आप मैच करा लो, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा। ज़्यादातर आप अगर पहला ही सॉल्व कर लेते तो भी आपको आंसर दिख जाता। यहाँ देखो माइनस का 14 आई है, कैंसिल हो गया, प्लस का 14 आई एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। आप बिल्कुल शॉर्ट करने का सोचा करो, क्योंकि पेपर में बहुत ही कम टाइम मिलता है। आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं ए फोर्स के पेपर में, यानी बहुत ना के बराबर टाइम मिलता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा लंबा है, कोई नहीं, लेकिन हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको हम देते हैं सॉल्व करने के लिए आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर कमेंट करिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए और सॉल्व करके कमेंट कीजिए, ताकि बिल्कुल राइट आंसर आप कमेंट कर पाओ। तो आपका टाइम ख़त्म होता है, चलिए हम सॉल्व करवाते हैं। एक पिंड बहुत अधिक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। दूसरे पिंड को उसी ऊंचाई से 1 सेकंड पश्चात गिराया जाता है। दूसरे पिंड के छोड़ने के 2 सेकंड के पश्चात दोनों पिंड के बीच की दूरी होगी। दोनों पिंडों के बीच की दूरी पूछिए। हम काम लेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन होती है एस बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होती है सेकंड इक्वेशन। अगर इससे बात करें प्रारंभिक वेग u बराबर तो हो गया 0, क्योंकि स्वतंत्र रूप से गिर रही है, यानी प्रारंभिक वेग वो 0 था, विरामावस्था से छोड़ी गई है। अब इससे हम अगर S1 निकाल लें, S1 बराबर हाफ जी की जगह हम ले रहे 10 और t का मान यहाँ ध्यान देना 1 सेकंड बाद छोड़ी गई है दूसरी वस्तु, दूसरे पिंड को 1 सेकंड बाद छोड़ा गया है, और दूसरे सेकंड का जो टाइम है वो कितना है 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड दूसरे का है और वो 1 सेकंड बाद छोड़ा गया है। तो पहले सेकंड का जो टाइम होगा वो कितना होगा 3 सेकंड होगा, 3 सेकंड। क्लियर हुआ? और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 त्रिका 9, कैंसिल करेंगे 5 पन्ने 45, कितना आया 45। अब दूसरे की दूरी निकालें, दूसरे पिंड की S2 बराबर हाफ जी का मान 10 ले रहे इंटू टी कितना दिया 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4 20, कितना आया 20। ये आया तब 45, ये आया 20। अब 45 से 20 माइनस कर देंगे, 45 से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी ये आ गया मेरा आंसर 25 मीटर। 25 मीटर नहीं दिया, आंसर दिया 24.5, कितना दिया है 24.5। अगर हम जी का मान जो है वो 9.8 लें, जी का मान 9.8 लें तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 24.5। हमने 10 लिया इसीलिए मेरा 25 आया है। कोई दिक्कत हुई? यानी आंसर मेरा डी हो गया करेक्ट। यहाँ तक कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करे, समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करे, उसको मैं दोबारा बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलो सॉल्व कीजिए आप, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं करवाऊंगा। एक कार 500 मीटर त्रिज्या की वृत्ति पथ पर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चाल नहीं है, त्वरण है। ये क्या है? त्वरण है। अच्छा,
कोई नहीं, त्वरण ही दिया। चाल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर यानी टाइम का भाग लगाया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ए है, त्वरण है, AC दर से बढ़ रही है तो कार का त्वरण होगा। एक फॉर्मूला होता अगर AC बराबर, ये तो दिया, ये क्या दिया, AC टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण दिया, हमें निकालना AC। अब केंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला होता है ओनली V स्क्वायर होता है, V स्क्वायर अपॉन R, ये होता है फॉर्मूला अब केंद्रीय त्वरण का। V स्क्वायर, V का मान दिया 30, 30 का स्क्वायर करेंगे 30 गुणा 30 अपॉन R कितना दिया 500 मीटर, 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 त्रिका 9, क्या आया 9/5, काटेंगे तो आएगा, कैंसिल करेंगे आएगा 1 पॉइंट, कितना बचा यहाँ 5 5 4 बजा 8 5 40, 1.8 आया। ये तो आया मेरा AC और AT दिया। अब टोटल अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो करेंगे अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा मान रखेगा 9/5 का स्क्वायर प्लस AT 2 का स्क्वायर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया। 9 का स्क्वायर 9 में 81 अपॉन 55 25 प्लस 4 चौको 16, इसको सॉल्व कर लें, जो आंसर आए, आंसर आपका आएगा वो आएगा 2.7, कितना आएगा 2.7। क्लियर हो गया। अगर सॉल्व करना चाहें तो अगर इसके नीचे 1 मानेंगे फिर सॉल्व करेंगे, इतना आंसर आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, नहीं तो लंबा है। जब पेपर में जब भी ये क्वेश्चन बनेगा तो उसका जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल शॉर्ट वैल्यू दी जाएगी, शॉर्ट वैल्यू, ताकि आप कैलकुलेशन बिल्कुल आसानी से कर सको। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट मिस मत करना है, कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। पूछा, एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा। हमसे भार कम के बारे में पूछा है, कम होगा। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है भार W बराबर mg+a, कब होगा, जब ऊपर जाएगा। ये फॉर्मूला तब आएगा जब A त्वरण से, जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर जाएगी, कहाँ ऊपर जाएगी, तब ये फार्मूला आएगा। सेकंड फार्मूला आएगा W बराबर mg-a, g-a कब आएगा, ये फार्मूला काम में लेंगे जब लिफ्ट A त्वरण से नीचे आती है, कब A त्वरण से नीचे की ओर आती है तब। यदि लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तब G बराबर होता है 0, G बराबर क्या होता है 0। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए यहाँ से। ये आएगा तब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर जाती है, ये आएगा तब जब लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर आती है तब। अगर स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तो G बराबर 0 होता है। अब क्वेश्चन में दिया है भार कम होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होगी। लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करेगी तब बढ़ेगा।
लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गति करती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नीचे की ओर गति करेगी तो माइनस होगा, इसीलिए जो भार है वो डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर कमेंट करिए, फिर हम सॉल्व करवाते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुआ लेवल का। चलिए, निम्न में से कौन सा पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट नहीं है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है अप्रत्यास्थ संघट्ट कौन सी नहीं है। अप्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब होता है जब अप्रत्यास्थ संघट्ट होगी, जब वो आपस में टकराएंगी वस्तुएं तो वो आपस में चिपक जाती हैं। आपस में अगर वस्तुएं चिपक गई तो वो अप्रत्यास्थ कॉलिजन होगा, यानी इनइलास्टिक कॉलिजन होगा। अगर वस्तु टकराई और टकराकर फिर अलग अलग दूरी में चली गई, यानी जैसे v वेग से टकरानी, तो ये वस्तु तो रेस्ट में हो जाएगी, लेकिन दूसरी वस्तु उसी वेग से आगे की ओर बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? ये होता है प्रत्यास्थ टक्कर। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। कांच की दो गेंदों का टकराना। जब कांच की दो गेंदें टकराएंगी, ये मान लो मैंने कांच की दो गेंदें मान ली, जब ये आपस में टकराएंगी तो क्या चिपकेंगी? नहीं चिपकेंगी। इसीलिए ये जो ऑप्शन है ए, ये हो गया पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए वैलिड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा क्वेश्चन में अप्रत्यास्थ संघट्ट नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन ये प्रत्यास्थ संघट्ट है। रेत के थैले से गतिशील गोली का टकराना, आपस में चिपक जाएगी। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से टकराना, ये भी अप्रत्यास्थ टक्कर है। गतिशील कार पर व्यक्ति का कूदना, गतिशील कार पर व्यक्ति का कूदना, कूदेगा तो उसी पर बैठा रह जाएगा, ये भी अप्रत्यास्थ टक्कर है। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो संरक्षी बल है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमें संरक्षी बल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सिर्फ आप इसमें दो चीज़ें याद रखना, एक घर्षण बल Fs, एक घर्षण बल, दूसरा श्यान बल। कौन? श्यान बल। बस दो ही बल है, एक घर्षण बल, एक श्यान बल, जो असंरक्षी बल है। क्या है? असंरक्षी बल है। बाद बाकी कोई भी सा भी बल पूछ दे, हमेशा संरक्षी बल पर आप टिक कर देना, कंजर्वेटिव फोर्स पर आप टिक कर देना। क्लियर हुआ? एक घर्षण बल, एक श्यान बल, सिर्फ दो को याद रखो। ये असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। श्यान बल को क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। और घर्षण बल को फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो क्लास को अंत तक देखना, ताकि आप जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ो वो एकदम क्लियर हो जाए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। यदि आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ड्रीम डिफेंस स्टडी, ड्रीम डिफेंस स्टडी। आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको क्लास की PDF वगैरह वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दिया नियत त्वरण G से उतरती लिफ्ट से सरल लोला का आवर्तकाल होगा। नीचे उतर रही है, ध्यान देना,
अभी मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, नीचे उतरती है जब क्या होता है जी माइनस ए। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। ये तो होता आवर्तकाल का फॉर्मूला। अब जी की जगह जी डैश मान लें, कोई आपको प्रॉब्लम हुई? अगर हम जी डैश का मान निकाल लें, यहाँ हम जी डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, जी डैश बराबर तो क्या आएगा जी माइनस जी डैश के जी माइनस, और जी से नीचे उतरती है, क्या नीचे उतरती है, तो जी माइनस जी यानी जी डैश की वैल्यू कितनी आई 0। अब फार्मूले में रखते हैं टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। जब जी 0 और 0 का किसी भी संख्या में भाग करें तो वो कितना आता है इन्फिनाइट। कितना आएगा इन्फिनाइट आएगा। ऑप्शन नंबर डी हुआ मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ यहाँ तक? डी करेक्ट आंसर हुआ। अगर यहाँ इसी क्वेश्चंस को अगर घुमा के पूछेगा तो उसमें देगा जी की जगह कोई वैल्यू दे देगा। जैसे मान लो जी की जगह मान लिया ए एक्सेलरेशन से नीचे जाती है, इधर हम ए कर दें या फिर ए की कोई वैल्यू दे दें, तो यानी जी डैश क्या होगा जी घटेगा, जी डैश घटेगा। और जब जी डैश घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। यही यहाँ से कॉन्सेप्ट बनेगा जी को रिलेटेड। जब जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। यदि नीचे उतरती की जगह नीचे ऊपर होती तो क्या होता, तो आवर्तकाल यानी जी बढ़ता तो आवर्तकाल घट जाता। फिर यहाँ फिर जी डैश की जगह क्या होता 2g होता, यानी जी बढ़ेगा। जी क्या होगा जब जी बढ़ेगा, यहाँ समझा रहे जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा। आवर्तकाल क्या होगा घटेगा। ठीक अपोजिट होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ से जितने भी कॉन्सेप्ट बताए वो क्लियर हुए। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता है क्योंकि तो तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता है क्योंकि जो पानी का सासंजक बल है वो तेल के आसंजक बल से ज़्यादा होता है, इसी कारण गीला नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हुआ करेक्ट आंसर। पानी का सासंजक बल पानी और तेल के अणुओं के मध्य आसंजक बल से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर कमेंट कीजिए। अगर किसी ने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार वो क्लास को शेयर कर दे ताकि मेरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 72 डिग्री पर झुके हैं। दोनों के बीच रखी बिंदु वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या पूछी है। हमसे नंबर ऑफ इमेज पूछा है। नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। थीटा कितना दिया है 72 डिग्री। थीटा की जगह यदि हम 72 डिग्री ले लें तो कैंसिल करेंगे 36 दूनी 72, ऊपर क्या बचा 10, 2 से काटेंगे 5, 5 माइनस 1 4 आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश किया करो क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करते तो बहुत इस स्लाइड में लगभग पूरी स्लाइड भर जाती। बिल्कुल शॉर्ट कर दिया तो ज़रा देर में आंसर आ गया। आप शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे तो क्वेश्चंस को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे। अब आप पूछ रहे हो माइनस किस लिए आया, -1 किस लिए हुआ। माइनस अगर यहाँ
सम संख्या है तो -1 करोगे, यदि यहाँ विषम संख्या है तो -1 नहीं करोगे, क्योंकि ये जो है ये सम्मित के लिए -1 होता और विषम सम्मित के लिए -1 नहीं होता, उसमें डायरेक्ट आता है। क्या आता? उसमें डायरेक्ट आ जाता। और जैसे 5 आया, ये विषम संख्या है, यहाँ से -1 होगा। अगर इसकी जगह 72 दिया है, अगर इसकी जगह 61 दे देता और 5 आता तो -1 नहीं करते। क्या? -1 नहीं करते। ये इससे रिलेटेड करता है, जैसे 360/θ। थीटा का मान सम है विषम है वो तो बात की बात है। अगर थीटा का हमने डिवाइड किया और यहाँ वैल्यू आ गई 5 वैल्यू मान लो या 7 मान लो, तो -1 करेंगे, -1 करेंगे। और यदि थीटा का भाग लगाया और 5 आती, कितनी आई? 5 आ गई संख्या, लेकिन यहाँ जो है 61 है, 61 मान लो, 65 मान लो, कोई भी संख्या मान लो, यानी विषम संख्या, और इधर 5 आया तो जो आंसर होगा वो मेरा 5 ही रहेगा। क्या रहेगा? आंसर 5 ही आएगा, उसमें -1 फिर नहीं करेंगे। इधर इवन नंबर है, सम संख्या 72, इसीलिए 5 आया, लेकिन फिर भी हमने -1 किया। आंसर क्या आया? 4। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बहुआ लेवल का क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का एक रूप नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ये मेरा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर कमेंट कीजिए। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखो और तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दो। क्यूरी नियम लिखा जा सकता है। जो क्यूरी नियम है, क्यूरी लॉ, वो होता Chi प्रोपोर्शनल 1/T। Chi प्रोपोर्शनल 1/T, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? Chi का क्यूरी टेम्परेचर होता है, ये सिंबल है, ये Chi प्रोपोर्शनल 1/T। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। क्यूरी ताप वह ताप है जो लव चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल देता है। अगर पूछ दे क्यूरी ताप किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में जब कभी ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसमें नीचे दिया होगा लव चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलना क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आंसर कमेंट कीजिए। जो भी मेरे साथ स्टूडेंट्स अभी क्लास में जुड़े हुए हैं वो क्लास को पूरा देखना, ताकि एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। आप क्वेश्चन पर कम ध्यान दिया करो, आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन है। क्वेश्चंस तो यानी कितने बन जाएंगे एक कॉन्सेप्ट से, लेकिन कभी कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। यदि एक सरल लोलक की लंबाई 9 गुना एवं इसके गोलक का द्रव्यमान 4 गुना कर दें तो इसका दोलन काल हो जाएगा। दोलन काल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/G। तो जो T है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है √L के। एक तो ये हो गया, दूसरा और T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √G के। T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल √G के। यदि हम लंबाई को करेंगे 9 गुना
9 टाइम्स, तो 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3, तो कितना आया 3t। ऑप्शन नंबर ए 3t गुना बढ़ जाएगा। और द्रव्यमान का क्या लॉजिक, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये अचार है, क्या है अचार दिया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर कमेंट कीजिए। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, छाप दो कमेंट बॉक्स में आंसर, ऐसा लगे कि हाँ आंसर आ रहे हैं। चलिए, ये होता है प्रत्यास्थ ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर ½YX²। ये एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है। ये एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। ये तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीक अंदर तक गहराई से पढ़ा है वही इस क्वेश्चंस का आंसर कर पाएगा, वरना ऊपर ऊपर जिसने पढ़ा है वो तो गया है। पूछा निम्न में से किस ताप पर जल के पृष्ठ तनाव का मान न्यूनतम होगा। हमसे पूछा है जो सरफेस टेंशन है वो ये ऑप्शन में किसके लिए न्यूनतम होगा। एक फॉर्मूला है ताप और सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव प्रोपोर्शनल 1 टेम्परेचर ताप। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव घटेगा। कितना देखो कितना कॉन्सेप्ट घुमा दिया है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे पृष्ठ तनाव है वो सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन 75 डिग्री पर सबसे कम होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घटता है। और अगर देखा जाए तो 75 डिग्री सेल्सियस ये सबसे ज़्यादा ताप है, इसीलिए ताप बढ़ा सरफेस टेंशन घटा। अगर ये तो आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर हमसे पूछ देता इसी क्वेश्चन में कि पृष्ठ तनाव का मान अधिकतम होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा आता। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा आता, क्योंकि ताप घटने पर सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल 1/T। जब ताप घटेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, यानी सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ तक कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो क्लास जब सेव हो जाए और आप कमेंट में बता सकते हैं। जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चंस का नंबर डालिए कि सर जी ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, हम उसको कमेंट करके रिप्लाई 101% करेंगे। और ये रही आपकी आंसर शीट, आप आंसर यहाँ से मैच करा सकते हैं और आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ड्रीम डिफेंस स्टडी, ड्रीम डिफेंस स्टडी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन व PDF आप तक पहुंच सके। ओके, जो भी स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार वो कमेंट में जय हिंद टाइप कर दें और फिर आपसे हम लेते हैं विदाई। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी क्लास को लेकर सुझाव देना हो कि किस प्रकार से क्लास होनी चाहिए, जो मैंने 15 सेकंड आपको सॉल्व करने के लिए 15 सेकंड दिए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।